हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रेंज एंड स्ट्रगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अभी तक हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हैवी चार्ज पार्टिकल जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कोई भी हैवी चार्ज पार्टिकल जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है बच्चे आयोनाइजेशन और एक क्या होता है बच्चे, वो क्या करता है एटम्स को ऑब्जॉर्बिंग मैटर के एटम्स को क्या कर देता है बच्चे, एक्साइट करवा देता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे रेंज एंड स्ट्रगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आपको पता है अल्फा पार्टिकल इज हैवी पार्टिकल, ठीक है ना। तो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं। अब इनकी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स में से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ना, तो क्या होता है कोई भी ऑब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर वो इजीली क्या हो जाते हैं बच्चे, पास कर जाते हैं, ठीक है ना। तो या फिर कह सकते हो कि अगर जो भी अल्फा पार्टिकल है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकलते हैं तो वो किसी भी मैटर के अंदर क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि अगर मान लो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है बच्चे, ये इस अगर मैं कोई पेपर लूँ इसके अंदर से भी क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन बच्चे ये क्या करते हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल ले लो, उसमें से भी क्या कर जाएंगे, अल्फा पार्टिकल पास कर जाएंगे। पर वो कुछ जो है थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, लेकिन दे आर अनेबल टू पेनिट्रेट अ फ्यू लेयर्स ऑफ दिस। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसकी जो लेयर्स होती हैं, काफ़ी लेयर्स से मिलके बना होता है बच्चे। तो वो जो लेयर्स होती है ना, उसके कुछ ही हद तक, ओनली फ्यू जो है लेयर्स को भी वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या रखा है कि अल्फा पार्टिकल अगर आपने मान लो ये कोई सोर्स है दैट इज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। आप कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स ले लो जो क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रही है। तो बच्चे आपको पता है जब हमने कोई सोर्स कंसीडर करी जो क्या कर रही है, रेडियो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रही है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, एयर है। तो अल्फा पार्टिकल्स एयर के अंदर भी जो है एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मान लो यहाँ पे क्या है, एयर है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू डिस्टेंस, फ्यू सेंटीमीटर ही कह लो, इतना ही डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं। और अपनी जितनी भी मान लो वी वेलोसिटी, यानी कि उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे बहुत तेजी से आ रहे थे, जैसे ही एयर के अंदर आए तो एयर के अंदर भी बच्चे क्या हुआ, वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके बाद उसने सारी की सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जितने भी मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जब भी किसी सोर्स में से निकलते हैं तो वो किसी भी अब्जॉर्बिंग मीडियम, देखो बच्चे आपको पता है एयर के अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी क्या बच्चे, अब्जॉर्बिंग मीडियम ही है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर जो है बहुत ही कम जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल कर पाते हैं उसको, जो और जो भी जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है बच्चे, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल कर पाते हैं किसी सोर्स से निकल के, वो आपका क्या कहलाता है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यानी कि मान के चलो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले, उन्होंने यहाँ पे ये सारी एयर है तो उसके अंदर मान लो सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल जो है ट्रैवल कर रहा है विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी, या फिर कह सकते हो इतना ही डिस्टेंस जो है उसने ट्रैवल किया अपनी एनर्जी लूज किए बिना, ठीक है। उसके बाद उसने सारी की सारी अपनी एनर्जी लूज कर दी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट इज योर रेंज, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल कैन ट्रैवल टिल इट लूजेस इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं जब तक उन्होंने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं कर दी, वो क्या कहलाएगी, या रेंज कहलाएगी। तो रेंज को अगर मुझे डिफाइन करना हुआ तो ये क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल जो है कह लो, अल्फा पार्टिकल ट्रैवल टिल इट लूजेस इट्स एनर्जी, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी। तो ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो सोर्स में से निकले थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल सिर्फ इस अब्जॉर्बिंग मीडियम जो कि क्या है आपका एयर है, एयर के अंदर मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ जो है इंटरेक्ट करने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या कहलाएगी, आप उसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो बच्चे अब देखो, अब जो मीडियम है, मैंने ये बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है ना, और जो जब मीडियम में से, ये कोई भी मीडियम कुछ भी हो सकता है ना मीडियम, तो मीडियम जो हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, ये तो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, ये मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, और ये मीडियम कैसा हो सकता है बच्चे, गैस भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को आप किसी मीडियम मान लो सॉलिड में से पास करवा रहे हो, ठीक है, तो उसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या होगा, आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है।
विदाउट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद जो लिक्विड में से पास करेगा सेम। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब बच्चे खुद देखो, सॉलिड में क्या होंगे, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम्स। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो उसका ऑलरेडी साइज बड़ा है, यहाँ पे भी एटम्स का साइज बड़ा, तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स आप खुद भी देख सकते हो कि रेंज जो होती है यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो एटम्स का साइज बहुत बड़ा होता है, डेंसिटी हाई होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के केस में बच्चे आप खुद भी कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल के केस में जो रेंज होगी इन केस ऑफ सॉलिड वो कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। और सबसे ज़्यादा रेंज कहाँ पे होगी बच्चे, गैस में होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, लो डेंसिटी होती है ना। तो लो डेंसिटी की मतलब ये है कि जो भी अल्फा पार्टिकल आएगा यहाँ पे आपको पता है दूर 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 होते हैं एटम्स एक दूसरे से, तो काफ़ी हद तक डिस्टेंस जो है वो अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। तो रेंज जो है वो मैक्सिमम किस में होगी बच्चे, गैस में होगी, उसके बाद फिर लिक्विड, फिर क्या हो गया, सॉलिड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉलिड और रेंज जो है बहुत कम होती है सॉलिड और लिक्विड में, 10⁻³ mm फॉर अल्फा पार्टिकल ऑफ फ्यू MeV। जो भी अल्फा पार्टिकल इस एनर्जी से आ रहा है तो उस केस में वो इतना ही डिस्टेंस, देख रहे हो बच्चे कितना कम डिस्टेंस है, 10⁻³ mm, ठीक है ना, जो कि बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है। और आपको पता है लो डेंसिटी ऑफ गैस की वजह से क्या होगा, रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक ही क्या कर पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं। देखो यहाँ पे वो सेंटीमीटर में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे mm में, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस है, आप खुद ही देख सकते हो। तो रेंज जो है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर। ऑफ कोर्स जो ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि अगर सॉलिड है तो रेंज कम होगी, लिक्विड है तो भी रेंज कम होगी, पर अगर गैस है तो रेंज क्या होगी, कुछ सेंटीमीटर्स में होगी, थोड़ी सी उनसे ज़्यादा होगी। और किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चे, टेम्परेचर पे, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। अब टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगी, आप खुद ले लो बच्चे। मैंने माना ये सॉलिड है, जो भी हमारा ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है वो कैसा है बच्चे, सॉलिड है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये बॉन्ड थोड़े थोड़े दूर जाने करेंगे, ठीक है ना, बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी वीक होगी इनकी एटम्स की। तो ऑफ कोर्स रेंज भी क्या होगी, अल्फा पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, देखो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल जो एंटर करेगा वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। पर अगर हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, एटम्स, देखो पहले एटम्स ऐसे थे जैसे यही है, ठीक है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हमने कोई कंप्रेसर लगा दिया, उसका प्रेशर बढ़ा रहे। अब क्या किया, इस तरह से कर दिया, उसका प्रेशर इतना बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स और पास आ गए। तो उस केस में बच्चे जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ गए ऑब्जॉर्बिंग मीडियम के, जो भी हमारा ऑब्जॉर्बिंग मीडियम होगा, ठीक है, तो उस प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा बच्चे, अब अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर करेगा तो ऑफ कोर्स उसकी रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चे वही कह रखा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो रेंज क्या होगी, अल्फा पार्टिकल की डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे क्या कह रखा है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी से। ऑफ कोर्स जो रेंज अल्फा पार्टिकल्स है, जो किस वेलोसिटी से वो उन्होंने ट्रैवल, इनिशियली वो किस वेलोसिटी से आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लो जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी इनिशियल एनर्जी EI है और उसकी रेंज क्या है, R है, तो उस केस में हमारे पास जो है EI 0 dx, जब हम ये प्लॉट करेंगे, अब आपको पता है कि हमारे पास EI 0, तो यहाँ से बच्चे जो dx है, हमने क्या किया बच्चे, इसको लिख दिया -dE/dx का इन्वर्स। बच्चे हमने क्या किया, रेंज जो है वो क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस ही होता है ना, रेंज क्या है बेसिकली डिस्टेंस ही है। तो कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे इनिशियल कैसे, कुछ काइनेटिक एनर्जी से आया, फाइनली क्या हो गया बच्चे, वो स्टॉप हो गया, तो EI 0, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से DE से मल्टीप्लाई किया और DE से ही हमने क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। तो मैंने DE से मल्टीप्लाई किया और DE से क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया, तो dx, तो D इसको मैंने ऐसे लिख लिया बच्चे, DE को मैंने इधर रख लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, DE में dx है तो 1 में DE में dx है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि DE में dx का इनवर्स, यही लिखा हुआ है बच्चे, कुछ नहीं है बड़ी चीज, ठीक है ना। तो DE में dx का इनवर्स, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, ठीक है, सेम चीज है। तो ये आ गया -1 × DE। तो बच्चे यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, देखो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस से डिवाइड किया हुआ था। अब बच्चे इन्होंने क्या किया, जब हमने लिमिट्स चेंज करेंगे तो कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो वो खत्म हो गया। तो ये आ गया DE में dx का इनवर्स, 0 से E
और क्या आ गया, डी बाय में माइनस डी बाय में डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 10, ठीक है ना। 2.10 ये इक्वेशन नंबर आप 10 भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेंज इस तरह से, तो रेंज क्या होगी, 0 से ई आई डी ई इज इक्वल टू माइनस डी ई बाय में डी एक्स। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास रेंज है, या फिर आप ये कह सकते हो जो रेंज हमारे पास निकल के आई है, जो भी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी ई आई है, उसकी जो रेंज निकल के आई है वो कितनी आई है, 0 से ई आई डी ई बाय में माइनस डी ई बाय में डी एक्स, ठीक है। मतलब वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब देखो बच्चे, आगे क्या कह रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई रेंज। अब देखो बच्चे, W.H. ब्रैग इन इंग्लैंड, ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स को डिटरमाइन किया था, ठीक है। इनकी रेंज जो है, अल्फा पार्टिकल की रेंज को डिटरमाइन किया था। सबसे पहले किसने डिटरमाइन किया था, W.H. ब्रैग ने डिटरमाइन किया था। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था जिनसे उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल्स की रेंज डिटरमाइन की थी। तो उन्होंने क्या किया, बाय मेजरिंग द आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय देम एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स अलोंग देयर पाथ विद द मीडियम। देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना, जो देखो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल हैं बच्चे, हैवी चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो कोई भी ऑब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर पास करेंगे, तो मान लो ये कोई ऑब्जॉर्बिंग मीडियम है, यहाँ पे हम एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर के अंदर क्या होंगे बच्चे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तो क्या कर देते हैं, एक्साइट करवा देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, आयनाइज करवा देते हैं। तो मान लो ये जो अल्फा पार्टिकल हाई किसी वेलोसिटी से आ रहा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, यहाँ पे जो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उनको क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने का मतलब क्या होगा बच्चे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, ठीक है ना। तो जब वो जैसे जैसे पास कर रहा था वैसे वैसे उसने क्या करता गया, आयनाइज करता गया। तो वो क्या कर रहे थे बच्चे, आयनाइजेशन जो अल्फा पार्टिकल ने प्रोड्यूस की डिफरेंट डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे जब यहाँ तक पहुँचा तो उसने कितने आयनाइज करे मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अलग अलग डिस्टेंस पे जैसे जैसे वो मूव कर रहा था मीडियम के अंदर, तो वैसे वैसे कितने उसने क्या किए, एटम्स को आयनाइज किया। तो वो उन्होंने क्या किया था, आयनाइजेशन जो है उसको मेजर किया, ठीक है ना। आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय देम एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंस से, सोर्स से जब वो पास कहाँ में पास कर रहा था बच्चे, मीडियम में पास कर रहा था, तो उसने कितनी आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, उसको किसने मेजर कर लिया था, W.H. ब्रैग ने मेजर किया, जिससे उन्होंने क्या डिटरमाइन किया बच्चे, अल्फा की रेंज डिटरमाइन की। तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी हम देखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को मान लो किसी सोर्स के अंदर से प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। मान लो कोई एक्स सोर्स है, कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करता है बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। तो मान लो ये जो एक्स सोर्स है, इसको बच्चे कहाँ पे रख दिया, इस लेड शील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, लेड शील्ड के अंदर रख दिया। जो भी अब देखो इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स जब ये एमिट करेगा, जो इस डायरेक्शन वाले अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चे, ऑलरेडी ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेड क्या कर लेगा, वो अल्फा पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये क्या रखा है, उसने एक एस सोर्स ली, उसके बाद क्या किया, ट्रांसफर्स द डिस्टेंस जी टू द आयनाइजिंग चैम्बर, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे उन्होंने कोई आयनाइजिंग चैम्बर लगा लिया, ठीक है ना, ये चैम्बर है, यहाँ पे गैसेज हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब उसने कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल किया, तो उसने क्या, कहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल की सोर्स को किसी आयनाइजिंग चैम्बर के अंदर पास करवाया। अब आयनाइजिंग जो चैम्बर था उसके अंदर क्या लगी हुई थी, एक मेटल ग्वेज लगी हुई थी और एक प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। और मतलब मेटल ग्वेज आपने देखी होगी, एक जाली सी होती है, इस तरह से एक जाली सी होती है, ठीक है ना, इसको ग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जाली सी होती है, मेटल ग्वेज लगा रखी थी। जो आयनाइजेशन चैम्बर था ना, ये मान लो कोई चैम्बर है, तो इसकी जो ओपनिंग है ना, यहाँ पे तो मेटल ग्वेज लगा रखी थी, और क्या लगा रखा था बच्चे, प्लेट लगा रखी थी, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज और पैरेलल लगा रखी थी ये दोनों चीजें। उसके बाद क्या किया, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने मेंटेन किया बाय अ बैटरी, ठीक है ना, एक बैटरी लगा दी, जिससे क्या हुआ, पोटेंशियल जो भी होगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद जो अपर प्लेट थी उसको फिर किससे कनेक्ट कर दिया बच्चे, इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर आप जब ये देखोगे तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। डायग्राम देखो बच्चे, इसमें देखो यहाँ पे एक्स हमने कोई सोर्स ली, ठीक है। ये सोर्स जो थी, अल्फा पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकते थे, पर यहाँ पे लेड लगाने से क्या हो गया बच्चे, उसने यहाँ वाले जो इधर इधर अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे उसको क्या कर लिया बच्चे, ऑब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स के वो स्ट्रेट मूव किए, ठीक है ना, यहाँ पे हमने स्लिट लगा दी, ठीक है ना, स्लिट में से जो है काफ़ी नैरो अल्फा पार्टिकल्स निकले। उसके बाद ये सारा बच्चे, ये क्या है हमारे पास, उसने मान लो कोई डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच्चे, आयनाइजेशन चैम्बर लगा रखा है। अब ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है ना, इसकी ओपनिंग कैसी है, ग्वेज से है,
उसके पैरेलल ही हमने क्या लगा दी बच्चे, प्लेट लगा दी। और उस प्लेट को, ये जो प्लेट है बच्चे, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया आगे, हाई टेंशन बैटरी से, यहाँ जो क्या मेंटेन करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कि जो भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये सारा आयनाइजेशन चैम्बर है। जैसे अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, उसके बाद ये कुछ डी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसके बाद इस गोएज में से पास करेंगे, गोएज के बाद कहाँ, मेटल प्लेट से टकराएंगे, उसके बाद क्या होगा, हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है वो। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है कि द आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा पार्टिकल एट अ गिवन डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड बाय मींस। अब देखो अब अच्छी असली बात तो बच्चे यही है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, यहाँ पे सराउंडिंग में जो आयंस हैं या फिर आप कह सकते हैं एटम्स हैं, उनको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। ठीक है ना, आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा बच्चे, आयनाइज जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, क्योंकि आयनाइजेशन की वजह से करंट प्रोड्यूस करके उसको क्या नाम देंगे बच्चे, आयनाइजेशन करंट। ठीक है ना, तो वो जो आयनाइजेशन करंट है बच्चे, आप किससे रिकॉर्ड करोगे, इलेक्ट्रोमीटर से, जो हमने लगा रखा है। ठीक है, अब आप देखते जाओगे कि जो आयनाइजेशन करंट है increases as the distance from the source is increased and then drops off sharply। अब बच्चे क्या होगा कि आयनाइजेशन करंट, जो करंट है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है सोर्स से इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आयनाइजेशन करंट भी इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, एकदम क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमने ना स्पेसिफिक आयनाइजेशन को डिस्टेंस से प्लॉट किया। मान लो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा आयनाइजिंग करंट भी बढ़ता जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक पीक आने के बाद एकदम क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व हमें मिलती है, ठीक है, तो ये जो कर्व जो है स्पेसिफिक आयनाइजेशन को और जो डिस्टेंस को प्लॉट करके जो हमें मिलती है, ठीक है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं बच्चे, ब्रैग्स कर्व। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ब्रैग कर्व क्या होती है, इस कर्व को उसने क्या नाम दिया था, ब्रैग ने अपना नाम दिया था, दैट इज ब्रैग कर्व। उन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे क्या करोगे, आयनाइजिंग करंट, ठीक है, आयनाइजिंग करंट क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं पर सेकंड, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, और किसको प्लॉट किया बच्चे, आयनाइजिंग करंट, और किसको प्लॉट किया, आपको डिस्टेंस को प्लॉट किया ना, तो डिस्टेंस को प्लॉट किया, तो उन्होंने देखा जैसे जैसे जो है सोर्स से और जो चैम्बर है उसका डिस्टेंस, जैसे जो चैम्बर है ना, जिस चैम्बर के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे जो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सोर्स का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम करंट हो जाएगा और उसके बाद एकदम क्या हो जाएगा बच्चे, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व आई दैट इज योर ब्रैग्स कर्व। उन्होंने क्या बोला कि आयन करंट विच इज अ मेजर ऑफ ionizing power of alpha particle rises with increasing distance of travel from the source, and then the increase is slow at first, then more rapid afterwards. After reaching maximum, the ion current falls rapidly, go down and falls to zero at a distance, definite distance from the source, and this distance is known as range of alpha particles। अब देखो बच्चे क्या बोला हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर बच्चे क्या बोला हुआ है कि हमने क्या किया, जैसे अब अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये आयनाइजिंग चैम्बर है, ठीक है ना, ये जो सोर्स है दैट इज प्रोड्यूसिंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, और ये सारा क्या है बच्चे, आपका आयनाइजिंग चैम्बर है, ये सारा आयनाइजिंग चैम्बर है। तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो भी आयंस आएंगे, जो भी एटम्स आएंगे, उनको क्या कर रहा है बच्चे, आयनाइज करते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस जो है, अगर सोर्स हमने और पीछे लगेंगे और ज़्यादा आयनाइज करता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, तो जो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या कहलाती है, आयनाइजिंग पावर। ठीक है ना, देखो आयन करंट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी कितनी आयनाइजिंग पावर है, यानी कि कितनी पावर है कि वो आयंस को क्या कर सके, एटम्स को क्या कर सके, आयनाइज कर सके। ठीक है ना, वो किसके साथ, डिस्टेंस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर हम इसको और पीछे ले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चे, आयनाइजिंग करंट यानी आयन करंट इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके बाद पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद एकदम इंक्रीज होगा, ठीक है, आयन करंट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, अब जब कुछ मैक्सिमम आ जाएगा तो उसके बाद आयन करंट एकदम फिर से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब आयन करंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है ना, किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे, सोर्स पे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बच्चे हो भी तो यही रहा है कि जब सोर्स है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यहाँ पे आयनाइजिंग चैम्बर है,
तो अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आते जा रहे हैं किसी वेलोसिटी v से बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो आयन्स आते जा रहे हैं, एटम्स आते जा रहे हैं, उनको आयनाइज करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते जा रहे हैं, तो आयन करंट पहले थोड़ा सा बढ़ा था, फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। तुम अल्फा पार्टिकल थोड़ा और दूर रखोगे, फिर उसके बाद काफ़ी आयन्स इसके नज़दीक आएंगे, तो आयन करंट बहुत अच्छे से बढ़ेगा और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी आयनाइजेशन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, अल्टीमेटली अल्फा पार्टिकल अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है ना, अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा। तो उस केस में वो आयंस को धीरे थोड़ा कम, पहले एनर्जी जैसे जैसे एंटर करता जा रहा है अब्जॉर्बिंग मीडियम में, जैसे अंदर अंदर जाता जा रहा है, तो अपनी एनर्जी भी तो लूज करता जा रहा है। तो ऑफकोर्स एक मैक्सिमम उसने आयनाइज करने के बाद थोड़ा कम आयनाइज होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप ही हो जाएगा, सारी एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है ना। तो आयन करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस केस में कोई आयनाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ से हम ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये हमारा हो गया। तो रेंज एनर्जी रिलेशनशिप अगर हम करें तो यहाँ पे क्या रखा है, रेंज जो अल्फा पार्टिकल्स की एयर में वो कितनी होती है एट टेम्परेचर हमने लिए, मैंने कहा था ना कि रेंज हम निकाल लेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस हमने रखा, और स्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उस गिवन में हमारे पास ये जो रिलेशन है R = BE⁻3/2, ये रिलेशन हमें याद रखनी है बच्चे। इस रिलेशन से हमारे पास जो है B निकल के आया 0.0318 EI⁻3/2, ठीक है, मीटर, वेयर EI इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन MeV, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी इनिशियल एनर्जी होगी, ये तो हमें पता ही होती है, तो हम रेंज जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स की। तो यहाँ से बच्चे ये जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वैलिड इन अ लिमिटेड रेंज, इन लिमिटेड एनर्जी में ही ये वैलिड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, गीगर लॉ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो रेंज है, और ये जो रेंज कुछ मीटर्स में इज रिलेटेड टू रेंज आर, तो किस तरह से रिलेटेड है, देखें जैसे इनकी कुछ रेंज जो इन केस ऑफ सॉलिड रेंज, ये जो सॉलिड जो की रेंज है और जो रेंज एयर की है वो इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो RS = ये रिलेशन याद रखना 0.3/2 R A⁻1/2। यहाँ पे R क्या है बच्चे, रेंज इन एयर, बाय में रो, ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हम यूज कर रहे हैं। ये तो था बच्चे, हमने रेंज पता लगी कि मैक्सिमम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल ट्रैवल विदाउट लूजिंग इस एनर्जी, वो क्या कहलाता है आपका, रेंज। अब बच्चे स्ट्रैगलिंग क्या होता है और क्यों होती है ये स्ट्रैगलिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रैगलिंग क्या होती है बच्चे, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो रेंज होती है सिंगल अल्फा पार्टिकल की मे बी स्लाइटली लार्जर और स्मॉलर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब देखो रेंज जो होती है ना, उसको हमने इस एक्सप्रेशन से निकाला था, तो रेंज का फॉर्मूला हमें ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो रेंज हमें पता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, दो प्रोसेस होंगे, या तो एक्साइटेशन होगा, वो क्या होगा, एनाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना बच्चे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो वो डिस्क्रीट अमाउंट में, यानी कि कुछ अमाउंट्स में ही एनर्जी जो है लूज करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक स्टैटिस्टिकल वेरिएशन आता है। मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, वो एनर्जी लूज कर रहा है कुछ 2 MeV के राउंड, ठीक है ना, या फिर कुछ भी एनर्जी लूज कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो हर एक का केस में एनर्जी लॉस सबका अलग अलग है, डिस्क्रीट है। तो उसकी वजह से क्या आ जाती है बच्चे, स्टैटिस्टिकल वेरिएशन आ जाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है पर यूनिट लेंथ में, जो है क्या हो जाती है बच्चे, स्टैटिस्टिकल वेरिएशन आ जाती है। अब देखो कोई किस में एनर्जी लूज कर रहा है, कोई कुछ, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो भी बीम है अल्फा पार्टिकल की, बेशक उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, पर डू नॉट हैव द सेम रेंज, ठीक है ना, उनकी क्या हो जाती है, रेंज सेम नहीं होती। अब देखो मैंने आपको बोला जैसे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं 1 2 3 जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अब सारों की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी सबकी सेम थी, सभी एक ही वेलोसिटी से निकल रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही वो मीडियम के अंदर जाएंगे तो जरूरी तो नहीं ये जो अल्फा पार्टिकल अगर इतने में स्टॉप हुआ है तो ये वाला अल्फा पार्टिकल अलग में स्टॉप होगा, ठीक है ना, बेशक सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करे, पर इसकी ये जल्दी स्टॉप हो जाए, ये लेट स्टॉप हो, तो हर एक की बच्चे की रेंज क्या होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है ना। तो उनमें जो रेंज में थोड़ा बहुत क्या होता है बच्चे, फ्लक्चुएशन होता है। मान लो एक अल्फा पार्टिकल की रेंज जो आई है वो कुछ 10⁻³ mm 1 m इतनी आई है, ठीक है, एक की आ रही है 10⁻² mm, तो हर अल्फा पार्टिकल की रेंज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन आया, ये जो फ्लक्चुएशन आई है रेंज के अंदर, वो क्या कहलाती है आपकी, रेंज स्ट्रैगलिंग कह लो या स्ट्रैगलिंग, ठीक है ना। तो उसको एक्सप्लेन किया है बच्चे इस कर्व से। अब ये कर्व देखो बच्चे, ये जो स्टीपली फॉलिंग पोर्शन है ऑफ द आयनाइजिंग कर्व बैंड स्लाइटली टू द राइट,
अब देखो ये जो कर्व है ना CD वाली कर्व, ठीक है ना, BCD वाली कर्व, ये जो कर्व है ना काफी हद तक कहाँ पे शिफ्ट हो रही है बच्चे, राइट पोर्शन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है, ज्यादा बेंड हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्या आगे, तो यहाँ से बच्चे ये देखो एक टेल सी बना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, एक टेल आ रही है, अब ये जो कर्व है एक छोटी सी टेल बना रहा है, एकदम करंट जीरो नहीं हो रहा, या तो ये सीधा यूं हो जाना चाहिए था जीरो, अगर आया उसने सारी एनर्जी लूज कर दी, और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए थी, जीरो हो जाना चाहिए था सीधा डायरेक्ट। पर ये क्या हो रहा है बच्चे, एक हमें क्या मिल रही है, ट्रेल मिल रही है बिफोर कमिंग टू जीरो, ठीक है ना, बिफोर द करंट बिकम्स जीरो हमें क्या मिल रही है, एक टेल मिल रही है। ये जो टेल है ना इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट। ये टेल किसकी वजह से आई है बच्चे, स्ट्रैगलिंग। अगर कोई रेंज हमारे सब पार्टिकल्स की रेंज सेम होती तो सबका आयन करंट हमारे पास जैसे ही जीरो हुआ था सीधा क्या हो जाना था, कर्व जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रही है, टेल मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रैगलिंग करंट इफेक्ट कहलाती है। और ये जो टेल है, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट जो शो कर रहे हैं, इसका कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है बच्चे, कि जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं सोर्स से, उन सबकी इनिशियल जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। हो सकता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ से जो सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, क्या पता है इनकी कुछ एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। और जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सेम अमाउंट में एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसके पाथ में आएंगे तो वो आयनाइज करते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो जो अल्फा पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी दे रहा है दूसरा अल्फा पार्टिकल भी उतनी एनर्जी लूज कर रहा होगा उस पर। तो हर एक के केस में जो है जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट इज आल्सो पार्शियली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम प्लस आयन। और ये भी हो सकता है, तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा आपने क्या बोला, हीलियम 2 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हीलियम आपका हमेशा क्या है, हमारे पास क्या है 2 4 ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि हीलियम प्लस आयन बन जाए। हीलियम प्लस आयन का मतलब क्या है, जो हीलियम एटम ही आ रहा है, इनके जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, मान लो किसी दूसरे अल्फा पार्टिकल से अटैच्ड हो गया, ठीक है ना, बाय द अटैचमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये हो जाए कि ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई और अल्फा पार्टिकल ले ले, तो ये जो आयन्स हैं उनकी आयनाइजिंग पावर बेशक सेम हो पर फिर भी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ रेंज में फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूट्रल एटम है और यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन से, तो कुछ ना कुछ जो है स्लाइट एक्सटेंशन हो जाएगा रेंज में। इसका रेंज जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू बिफोर बिकम, यानी कि पहले क्या होगा, जब पहले इस एटम आयन को क्या बनना पड़ेगा, न्यूट्रल आयन बनना पड़ेगा, तो इसकी रेंज में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा थोड़ा सा स्लाइट, तो इसकी वजह से जो है रेंज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट समझ में आए। पहले तो ये कह सकते हैं सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है अल्फा पार्टिकल्स की। दूसरी, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बच्चे, जैसे जैसे आयन्स इसके सामने आते जाएंगे, जरूरी नहीं सारे अल्फा पार्टिकल सेम अमाउंट की एनर्जी लूज करें, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी लूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि हीलियम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। अगर हीलियम पॉजिटिव आयन को दोबारा से हीलियम आयन बनना पड़ेगा तो उससे पहले ही क्या हो जाएगा, स्लाइट एक्सटेंशन हो जाएगा रेंज का। तो यहाँ से बच्चे ये जो पॉइंट है, यहाँ से देख रहे एकदम स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, एकदम फॉल हो रहा है, ठीक है ना, CD। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है ना जहाँ से एकदम चेंज आता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो क्या करेगा बच्चे, इसको हम क्या करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका आयनाइजिंग इन एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। तो ये जो रेंज है ना वो आपकी क्या कहलाएगी, आयनाइजिंग एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज, ठीक है ना। तो ये वाली रेंज जो है आपकी क्या कहलाएगी, आयनाइजिंग एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज। मैंने आपको बता ही दिया, रेंज अगर सबकी सेम होती तो सीधा यहाँ पे आता, लेकिन ये जो है, ये जो रेंज इधर, ये जो एक्स्ट्रा आ रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी आयनाइजिंग एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमने आज पढ़ा, दैट इज हमने पढ़ा रेंज और स्ट्रैगलिंग इफेक्ट हमने पढ़ा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप।